नमस्कार आप सभी को। देवभूमि के समस्त छात्रों को आपकी मुख्य परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मुख्य परीक्षा को लेकर बहुत सारे बच्चे कार्य कर रहे हैं और आज कल 1 से 2 लोगों का मैसेज भी मिला था जो मुख्य परीक्षा को लेकर बड़े चिंतित हैं। विशेष रूप से बच्चियां बड़ी चिंतित हैं। तो जो भी हमारी बहनें हैं जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, जो ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप में से जो भी अपनी परीक्षा को लेकर गंभीर हैं, कोई भी छात्र जो उत्तराखंड राज्य विशेष की तैयारी कर रहा है मुख्य परीक्षा की, आपको प्रश्न नहीं मिल रहे हैं, आपके उत्तर नहीं चेक हो पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई टेस्ट सीरीज नहीं है मुख्य परीक्षा की, कहाँ से चीज़ें को करें, तो आपके लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप जितना अभ्यास कर सकते हो, आप यूपीएससी का आपके पास मिल जाएगा। क्योंकि आपकी जो परीक्षा है उसमें यदि हम बात करें 2 खंडों की, जिसमें एक में 125 शब्दों के आंसर लिखने होते हैं और दूसरे में जिसमें 250 शब्दों के आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, 125 और 250 ये वाले जो सेक्शन हैं ये आप कहाँ से कर सकते हैं, इनके प्रश्न आप कहाँ से देख सकते हो? इनके प्रश्न आप देख सकते हो पहली बात प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, नए पैटर्न पे ज़्यादा एग्जाम हुए नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा आइडिया आपको नहीं लगेगा प्रश्नों का। तो आप क्या कर सकते हो, यूपीएससी का जो पेपर है, यूपीएससी का पेपर आपको मिल जाता है, आपकी मार्केट में आसानी से उपलब्ध होगा। यूपीएससी का अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, सॉल्व मत लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ, अनसॉल्व पेपर ले लीजिए। और अनसॉल्व पेपर को, क्योंकि सारा पाठ्यक्रम वही है, यूपीएससी वाला आपका है, तो अनसॉल्व पेपर ले लीजिए और उसको पूरा रेगुलर लिखने का प्रयास करिए। और प्रत्येक दिन, क्योंकि आपकी परीक्षा में आज ज़्यादा समय नहीं बचे हुए हैं, तो क्या करना होता है आपको, प्रत्येक दिन जब आप उत्तर लिखते हो तो कोई 1-2 उत्तर नहीं लिखना है कि आपने 1 उत्तर लिख लिया, 2 लिख लिया, बहुत हो गया। आपको अब आपकी परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जितने प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, पूरा परीक्षा के फॉर्मेट पर आपको प्रश्न सेलेक्ट करना है कि परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उस फॉर्मेट पे आप प्रश्न सेलेक्ट करिए। और सेलेक्ट करने के बाद एक साथ लिखना है, बार बार नहीं कि 2 सुबह लिख लिया, 2 शाम, 2 दोपहर, ऐसे नहीं, दबाव की तरीके से नहीं लेना है इनको। ठीक है, अब इनको क्या करना है कि रेगुलर जब आप एक टाइम बैठते हो तो 3 घंटे का पूरा समय लीजिए प्रॉपर, और 3 घंटे में लिखने का प्रयास करिए, जितना आप लिख सकते हो मैक्सिमम, तब आपका अभ्यास बेहतर होगा। और अभी भी जो लोग प्रत्येक दिन में 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न का उत्तर लेखन कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा आपकी नहीं निकल पाएगी, नोट करके रख लीजिए। क्यों नहीं निकलेगी? सबसे पहला यही होगा कि आपके प्रश्न छूट जाएंगे। और याद रखिएगा, यदि किसी के भी ये जो सी और डी कैटेगरी है, 125 और 250, यहाँ से 1-2 प्रश्न भी यदि आपका छूट गया तो निश्चित रूप से आप उसी दिन बाहर हो जाएंगे परीक्षा से। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उत्तराखंड की जब बात करते हैं हम, तो यूपीएससी वाले ही बच्चे ज़्यादातर दे रहे हैं मेंस। तो ऐसे में आपकी जो आपका कंपटीशन है, जो आपका, आप कह सकते हो प्रतियोगिता है, बहुत ही टफ है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप रेगुलर अभ्यास करो, पूरे 3 घंटे बैठ के अभ्यास करना है। ठीक है, 3 घंटे बैठिए और पूरा आपका जो पेपर का फॉर्मेट है उतने प्रश्न तैयार करिए। पहले प्रश्न तैयार करिए, फिर लिखने बैठिए। कम से कम आपकी अब स्पीड जो है वो बंध जानी चाहिए, स्पीड एक आपकी फिक्स हो जानी चाहिए। दूसरी बात, शाब्दिक त्रुटियां कम से कम होनी चाहिए। और आपके लिए, क्योंकि मैं लगातार आपको अब अभ्यास प्रश्न पहले भी करा रहा हूँ, 11 से 12 प्रश्न पहले अभ्यास कराए हैं, और आज से लगातार अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। लेकिन आपको बता दें कि यदि आप चाहते हैं कि आपके उत्तर चेक हो, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। तो आपका जो भी है, यदि आप एक दिन में 10 प्रश्न लिखते हो, 20 लिखते हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपको पूरे जो आपका आंसर, जो क्वेश्चन फॉर्मेट है, उस आधार पे आपको लिखना है कि पूरा एक पेपर आप बैठो, एक पेपर में जितने प्रश्न आते हैं उस आधार पे आपको लिखना है। आप पूरा लिखिए, आप हमें भेजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप नहीं जुड़ पा रहे हैं हमसे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अपने आंसर सबमिट करने हैं। निश्चित रूप से पूरी मदद करूंगा और एक कमी जो भी आपके आंसर की होगी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, हमारे से संस्थान से, मेरे से व्यक्तिगत संस्थान से जितनी आपको मदद मिलनी चाहिए उतनी मदद करने के लिए हम सब तैयार हैं। बस ईमानदारी से आप भी काम करने के लिए तैयार हों। ठीक है, तो जिन्होंने भी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई किया है,
हल्के में ना लीजिए। मुख्य परीक्षा के लिए अभी से रेगुलर लग जाइए, नहीं तो क्योंकि अब आप में ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगस्त माह में आपकी परीक्षा है, तो जो समय बचा हुआ है इसमें आप यही कर सकते हो कि प्रतिदिन जो है एक पेपर पूरा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, भले ही कंटेंट आपके पास कम हो, नहीं जानकारी है, लेकिन आप लिखिए, कम से कम आपकी स्पीड बनेगी और राइटिंग सुधरेगी। ये बहुत ज़रूरी है। परीक्षा में आपके प्रश्न ना छूटें, ये आपका बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए प्लीज़ काम करना शुरू कर दीजिए। कोई भी मदद चाहिए, कोई भी समस्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के शेयर करेंगे। आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज का प्रश्न है, अपने अपने क्षेत्र में आधारभूत उद्देश्य होने के बावजूद इसरो एक संगठन के रूप में डीआरडीओ की तुलना में अधिक सफल साबित हुआ है। बोला जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में एक आधारभूत उद्देश्य होने के बावजूद इसरो की तुलना में डीआरडीओ कम सफल साबित हुआ है, या इसरो जो है डीआरडीओ की तुलना में ज़्यादा सफल साबित हुआ है। अब देखो, इस तरह का यदि प्रश्न है तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ स्टेप बताए हैं। सबसे पहले कोई भी प्रश्न आता है उसको पढ़ना होता है, आपको 2 बार पढ़ना होता है। ठीक है, 2 बार पढ़ना होता है प्रश्न को। सबसे पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद जो कीवर्ड होते हैं इनको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद स्टेप 3 में कि कंटेंट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कंटेंट को रट्टा मारिए, कॉपी करिए, नकल करिए, कहीं से लेकर आइए। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट है, मतलब आप जब शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं वो आप स्टेप 3 में आते हो। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन से संबंधित एक वीडियो बनाया है कि कैसे कैसे आपको उत्तर लेखन करना होता है। वहाँ से जाकर उस वीडियो को प्रॉपर देखिए और अच्छे से उत्तर लेखन करिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपको स्टेप 3 में यदि आपको नहीं पता है तो आप उसको कंटेंट इकट्ठा करिए। इकट्ठा करने के बाद स्टेप 4 होता है कि अगेन आपको देखना है प्रश्न पढ़ के कि प्रश्न को कैसे लिखा जा सकता है, कितने भागों में बांटकर लिखा जा सकता है। और ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं उनको 2 भागों में बांटकर आप आसानी से लिख सकते हो। और इस प्रश्न की यदि बात करें तो इसको भी आप 2 भागों में बांटकर अच्छे से लिख सकते हो। मतलब प्रश्न को 2 भागों में बांटकर आपको लिखना है। इसके बाद अगला स्टेप जो आपका आता है कि सारी चीज़ें आपकी हो गई, और अगले स्टेप पर जाने से पहले यह भी यहीं पर तय कर लीजिए कि आप कैसे लिखोगे प्रश्नों को। चित्र ग्राफ के माध्यम से ज़्यादा दर्शाना है, पैरा वाइज लिखना है, या पॉइंट वाइज लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको डिसाइड कर लेनी है। और जब सब कुछ डिसाइड हो जाए, आत्मचिंतन हो जाए, फिर आपको बैठकर अपना उत्तर लिख लेना है। और जब भी आप उत्तर लिखें, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप उत्तर लिखते हैं उसका मूल्यांकन आप अवश्य करें। कोई भी उत्तर लिखें उसका मूल्यांकन आप अवश्य करें, क्योंकि जब आप स्वमूल्यांकन करते हैं बहुत सारी कमियां ऐसी होती हैं जो आपकी नज़रों में तुरंत आ जाती हैं। और जब आप मूल्यांकन करने के बाद उन कमियों को दूर करके एक बेहतर उत्तर लिखते हो तब आपका उत्तर बेहतर होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न की कि कैसे इसका उत्तर लिखना है। चलिए तो देख लेते हैं प्रश्न पे कि किस तरह से इसका उत्तर लिखना है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रश्न है इसको, क्योंकि आप उत्तराखंड राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यही सेम प्रश्न मैंने बिहार राज्य विशेष के बच्चों को भी दिया है, क्योंकि प्रश्न सेम है, बस वहाँ पे जो लिखने की शैली है अलग है। ज़्यादा पेज में लिखने हैं, आपको कम शब्दों में लिखने हैं, तो कंटेंट सेम है, लिखना क्या है वो भी सेम है। सिर्फ और सिर्फ अप्रोच की बात आती है कि कैसे शुरुआत करनी है, वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, वो हम देख लेते हैं। आप उत्तराखंड के बच्चे जो भी हैं इसी प्रश्न को 2 बार लिखेंगे, एक 125 शब्दों में लिख के दिखाएंगे और एक 250 शब्दों में लिख के दिखाएंगे। उत्तर कैसे शेयर करना है, आपको ऐप के माध्यम से प्रतिदिन प्रश्न मिलते होंगे, उसी ऐप पर जाना है जहां पे प्रश्न आपको मिलते हैं। आंसर लिखने के बाद वहीं पर फोटो खींच के डाल देनी है। ठीक है, तो 125 में एक लिखना है, एक 250 शब्दों में लिखना है। अब क्या क्या लिखना है आइए इसको हम समझ लेते हैं। अब इस प्रश्न में हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले ये प्रश्न कह रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में आधारभूत उद्देश्य, क्योंकि डीआरडीओ का अपना अलग उद्देश्य है, इसरो का अपना अलग उद्देश्य है। डीआरडीओ का जो उद्देश्य है वो भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने का है। इसरो का जो उद्देश्य है वो भारत को अंतरिक्ष
तकनीकी के संदर्भ में या अंतरिक्ष शक्ति के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का है। तो दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। तो इस उत्तर की जब आप शुरुआत करते हो, सबसे पहली बात आप जानते हो, जब आप उत्तर की शुरुआत करते हो तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या है कि इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका, तो आप सबसे पहले कम से कम 5 से 6 लाइन, क्योंकि आप बीपीएससी का उत्तर लेखन कर रहे हो, अधिकतम आप 1 पेज तक इसको लिख सकते हो। ठीक है, बीपीएससी का कर रहे हो इसलिए बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जब बात हो रही है तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बात कि जो उत्तर लिखोगे 1 पेज तक आप इसरो और डीआरडीओ के बारे में जो जानकारी आपको है वो चीज़ें आप लिखोगे। ठीक है, इसरो और डीआरडीओ के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, उनका जो विजन है उसका परिचय दे सकते हो, उनका जो लक्ष्य है उनका परिचय दे सकते हो, साथ ही साथ इसरो और इसरो और डीआरडीओ के जो कुछ लेटेस्ट आप कह सकते हो कि जो आविष्कार उन्होंने किए हैं, जो कुछ उनके उपकरण हैं उनके बारे में भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसरो और डीआरडीओ का यहाँ पे आप परिचय दोगे, इनके लक्ष्यों के बारे में बताओगे, इनके विजन के बारे में बताओगे, अभी तक का इनका क्या डेवलपमेंट है वह भी आप लिख सकते हो। तो 1 पेज इतने में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा एक बात का कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसरो या डीआरडीओ, आप क्योंकि हिंदी माध्यम के हैं तो आप इसरो ऐसे नहीं लिखोगे, आप अपनी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में हमेशा इसरो इस तरह से लिखोगे, और जब डीआरडीओ की बात करोगे तो डीआरडीओ को आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसरो और डीआरडीओ, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आधी चीज़ें अंग्रेजी में, आधी चीज़ें हिंदी में, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर हिंदी माध्यम के हैं तो प्रॉपर हिंदी में आपको लिखना होता है, सबसे पहली बात, सबसे बेसिक। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इसरो के बारे में बता दिया कि इसरो जो है लगातार यदि हम बात करें तो इसरो और डीआरडीओ जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से सबसे पहले डीआरडीओ फिर इसरो की स्थापना की गई, और लगातार भारत की आज़ादी के बाद से लगातार इन दोनों संस्थाओं ने, जहां डीआरडीओ ने भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य किया, वहीं इसरो ने भारत को एक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप बताओगे कि अपनी स्थापना के समय यदि हम बात करें, दोनों संस्थाओं के उद्देश्य अलग थे, दोनों संस्थाओं की उतनी स्वायत्तता थी, दोनों संस्थाओं का यदि आज हम मूल्यांकन करते हैं, इसरो और डीआरडीओ का यदि हम आज मूल्यांकन करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि इसरो कहीं ना कहीं डीआरडीओ से अपने उद्देश्यों की दृष्टि से, अपने कार्यों की दृष्टि से आगे निकल चुका है। तो इसरो कब स्थापित हुआ, किसके द्वारा स्थापित किया गया, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि आप बीपीएससी का उत्तर लेखन कर रहे हो, वर्ष बता सकते हो कि कब स्थापना हुई है, और इस तरह से एक बेहतर उत्तर आपका कहा जाएगा। 1 पेज आपका हो गया इंट्रोडक्शन का। अब क्योंकि आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न में जो आप कह सकते हैं कि पॉइंट है, जो की पॉइंट है वो है कि इसरो एक संगठन के रूप में डीआरडीओ की तुलना में अधिक साबित हुआ है। अब आप अपने उत्तर के मुख्य भाग पर आते हैं, और उत्तर के जब मुख्य भाग पर आते हैं तो ये जो मुख्य भाग है इसको आप जैसे कि मैंने बताया कि 2 पेज तक आप इसको लिख सकते हो, अच्छे से इसकी तुलना करना है, अच्छे से लिखना है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हो सकता है कुछ पॉइंट मैं बता दूं, कुछ पॉइंट आपको अच्छे से आ जाएं, तो जितने पॉइंट इसमें हो सकते हैं, आपकी परीक्षा में जो मांग है उसके आधार पर जितने पॉइंट इसमें हो सकते हैं वो चीज़ें आप लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात आपको, अभी जब आगे आप बढ़ते हो तो आप बताओगे कि डीआरडीओ की तुलना में इसरो के अधिक सफल होने के क्या कारण हैं। तो आप बताओगे कि डीआरडीओ की तुलना में इसरो के सफल होने के जो है निम्नलिखित कारण है या निम्न कारण बताए जाते हैं। अब उसमें सबसे पहले आप बताओगे कि सबसे पहले 1969 में जब इसरो की स्थापना की गई थी तो आपने देखा संविधान निर्माण के बाद से इसरो को जो है 1969 से वर्ष 1972 तक जो है वो रखा गया था अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत। और उसके बाद से क्या रखा गया कि क्योंकि इसरो जो है इसका लक्ष्य थोड़ा सा अलग था, भारत को अंतरिक्ष निर्माण के क्षेत्र में या अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करना था,
तो आपको यहाँ पे बताना था कि इसके क्रियान्वयन के लिए एक अलग से अंतरिक्ष आयोग जो है बनाया गया। बाद के समय में क्या हुआ कि इसरो जो है वो सीधा कहीं अलग एक इसका विभाग ही बना दिया गया और इसको प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में रखा गया। और प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में रखे जाने के कारण क्या हुआ, प्रधानमंत्री जो भी हुए हैं उनकी प्राथमिकता में रहने के कारण क्या हुआ कि इसमें जो है कि लाल फीताशाही या इस तरह की जो अफसरशाही जो होती है उस पर थोड़ा सा लगाम लगा और ये निर्बाध रूप से कार्य करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जब डीआरडीओ की बात करते हैं तो आप जानते हैं डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था है और रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था होने के कारण आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर अफसरशाही बहुत है, यहाँ पर नौकरशाही का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है और नौकरशाही के हस्तक्षेप के कारण जो है डीआरडीओ उस तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है या उस तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाया जैसा आज इसरो देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट जब आप देखोगे तो इसरो का जो संरचनात्मक संगठन है, इसरो का जो संरचनात्मक संगठन है उसमें आप देखोगे कि जो नीति निर्माता रहे हैं उनके बीच यदि हम बात करें तो ऊर्ध्वाधर एकीकरण को बढ़ावा देता हुआ ऐसा प्रतीत होता है। जो इसका संगठन है वो ऐसा प्रतीत होता है कि ऊर्ध्वाधर एकीकरण को बढ़ावा देने वाला संगठन है। लेकिन जब वहीं पर आप बात करते हो डीआरडीओ की तो डीआरडीओ की जो संरचना है, डीआरडीओ का जो संगठन है वो अत्यंत जटिल है और इस जटिलता के कारण भी डीआरडीओ की जो आप कह सकते हो क्रियात्मक शाखा है वो उस अनुपात में उतना अच्छा बेहतर तरीके से आउटपुट नहीं दे पाती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक तीसरा कारण देखने को मिलेगा क्योंकि आप जानते हो इसरो की स्थापना जो है वो विक्रम अम्बला साराभाई ने की थी। ठीक है, साराभाई स्पेस सेंटर भी आपने सुना होगा, उन्हीं के नाम पर है। तो क्योंकि इसकी स्थापना विक्रम अम्बला साराभाई ने की थी और विक्रम अम्बला साराभाई उस अपने समय काल के आप कह सकते हो बहुत बड़े टेक्नोक्रेट और विशेषज्ञ थे। तो इसरो का जो साथ है वो शुरुआत से ही विशेषज्ञों का रहा है, उस क्षेत्र में महारत रखने वालों का रहा है, जिसके कारण इसरो लगातार नई नई बुलंदियां, नई नई ऊंचाइयां छूता गया। डीआरडीओ के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो डीआरडीओ की जब स्थापना हुई तो उस समय काल में किसी भी इस प्रकार के विशेषज्ञ का उसका साथ नहीं मिला और इस प्रकार के विशेषज्ञ का स्टार्टिंग में उनको नेतृत्व नहीं मिल पाया और एक कुशल नेतृत्व के अभाव में जो फंक्शन होने चाहिए थे, जिस तरह से विकास होना चाहिए था, वो चीज़ें देखने को नहीं मिली, जिसके कारण ये कमी ये आपकी दिखती है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इसरो जो हमारा है, क्योंकि इसरो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 1969 में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना के बाद से ही आप कह सकते हो शुरुआती 15 से 20 वर्षों के बाद ही जो इसरो हमारा था, इसको जो वैश्विक प्रतिष्ठित अंतरिक्ष कंपनियां है, जैसे यूरोपीय यूनियन हो गया, जैसे नासा हो गया, जैसे रॉसकॉस्मोस हो गया, तो इस प्रकार की जो प्रतिष्ठित अंतरिक्ष कंपनियां थी, जैसे रूस की रॉसकॉस्मोस, ठीक है, नासा अमेरिका की नासा के साथ साथ यदि हम बात करें यूरोपीय यूनियन की जो है ESA उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो यूरोपीय यूनियन की कंपनियां अंतरिक्ष कंपनी है, जो रूस की अंतरिक्ष कंपनी है, जो अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है, जिनका उस समय भी बोलबाला था और आज भी बोलबाला है, ऐसी कंपनियों के साथ काम करने का, ज्वाइंट वेंचर में काम करने का अवसर मिला, ऐसी कंपनियों के साथ सहयोग का अवसर मिला और इससे क्या हुआ कि इसरो की जो कार्य प्रणाली थी वो और बेहतर हुई। इसरो के जो लोग थे उनको बाहरी प्रशिक्षण मिला, अन्य एजेंसियों के साथ जब ये मिलकर काम किए तो इनको अनुभव बेहतर हुआ और इनका क्योंकि एम ही था कि भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाना, तो इस दिशा में ये बेहतर कर पाए। वहीं डीआरडीओ के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो डीआरडीओ को किसी भी इस तरह की संस्था का साथ नहीं मिल पाया, कोई भी इस तरह का ज्वाइंट वेंचर नहीं स्टार्टिंग में स्थापित हो पाया, जिसके कारण एक यह भी कारण माना जा सकता है कि डीआरडीओ जो है वो पिछड़ा रह गया। दूसरी बात कि डीआरडीओ क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकी से संदर्भित है, भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था और यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो भारत की तीनों सेनाएं हैं,
जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकी की बात हो रही है तो रक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग कौन कर रहा है? ये हमारी सेनाएं कर रही हैं, इन्हीं के लिए हम करते हैं। तो सेनाओं में स्टार्टिंग में समन्वय नहीं था, डीआरडीओ से उतना बेहतर समन्वय नहीं था, जिसके कारण जो डीआरडीओ की आप कह सकते हो जो सेनाओं की मांग होती थी कि संदर्भ में कार्य करना, समन्वय ना होने के कारण वो चीज़ें बेहतर अवस्था में नहीं हो पाई। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि यद्यपि इसरो की जब हम बात करते हैं, एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसरो में कभी भी जो नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहा, राजनीति का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहा, क्योंकि ये सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के नीचे काम करता है, एक अलग स्वायत्त विभाग है। वहीं डीआरडीओ के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकियों से था और स्टार्टिंग में शुरुआत में हम क्या थे, आयात पर, रक्षा प्रौद्योगिकियों के आयात पर हम ज़्यादा निर्भर थे, और रक्षा प्रौद्योगिकियों के जो आयात पर हम ज़्यादा निर्भर थे उसमें यह देखने को मिलता था, क्योंकि जब हम विदेशों से आयात करते थे तो जो उस समय काल के राजनेता होते थे, जिनके पास ये विभाग होता था, रक्षा मंत्रालय होता था, वो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए जो रक्षा समझौते होते थे उनमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था, जिसके चलते वो कभी भी डीआरडीओ को बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे, वो कभी भी डीआरडीओ को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका जो आप कह सकते हो कि जो भ्रष्टाचार का बोलबाला था उस पर प्रभाव पड़ता, तो वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ना देना चाहते थे, और इसी के कारण क्या था कि कभी भी जो है डीआरडीओ को उस समय काल में हम देखें, 19 के दशक में देखें, सन 2000 तक देखें, तो उस तरह से डीआरडीओ को पनपने का मौका नहीं मिला, उस तरह से डीआरडीओ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। ठीक है, लेकिन इसरो के संदर्भ में जब बात करें कोई हस्तक्षेप नहीं था, इसलिए इसरो लगातार हमारा कार्य करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट, 7 से 8 पॉइंट अपने उत्तर में आप बता सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में जब बात आती है, जब सारी तुलना आप कर लेते हो, तो इसी में आपको बताना होता है कि जैसे कि इसरो ठीक है बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, हमें वैश्विक अंतरिक्ष, वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डीआरडीओ की आज के समय में यदि हम बात करें, पिछले 15-20 वर्षों से यदि हम बात करें डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ भी इसरो से कम नहीं है। लगातार डीआरडीओ भी नई नई मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, लगातार जो डीआरडीओ है वो सैनिकों के लिए जो आप कह सकते हैं बूट होते हैं, सैनिकों के लिए जो आवश्यक उपकरण होते हैं उनका लगातार निर्माण कर रहा है। डीआरडीओ लगातार नए नए तरीके के ड्रोन बना रहा है। तो डीआरडीओ भी आज के पिछले 20 वर्षों से डीआरडीओ भी बेहतर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि पहले इसको उस तरीके से कार्य नहीं करने दिया, प्रारंभ के समय में जब इसको पनपने का पूरा अवसर था तब हम आयात पर निर्भर थे, जिसके कारण आज उतनी अच्छी स्थिति नहीं है इसरो के तुलना में। लेकिन हाँ, आज डीआरडीओ का भी रक्षा क्षेत्र में एक अपना अहम योगदान है, और आज डीआरडीओ की बदौलत है कि भारत का जो रक्षा आयात है वो कम हो रहा है, क्योंकि डीआरडीओ लगातार मिसाइलों में हमें आत्मनिर्भर बना रहा है। डीआरडीओ लगातार सैनिकों के लिए जो अन्य साजो सामान होते हैं उसमें आत्मनिर्भर बना रहा है। तो डीआरडीओ भी आज के समय में इसरो से कहीं पीछे नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से एक आप बेहतर उत्तर लिख सकते हो। इसके साथ साथ आप बताओगे कि लगातार, क्योंकि अब कंक्लूजन करना है, तो आप बताओगे कि लगातार डीआरडीओ की जो विनिर्माण क्षमताएं हैं उनका विकास किया जा रहा है, लगातार डीआरडीओ को फंड मुहैया कराए जा रहे हैं, लगातार अब क्योंकि मेक इन इंडिया जब से चलाया गया तब से डीआरडीओ को और बल मिला, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही थी डिफेंस के सेक्टर में, रक्षा के क्षेत्र में। तो लगातार अब डीआरडीओ जो है बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहा है काम, और आज के समय में यदि हम बात करें तो नौकरशाही भी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो इस तरह से एक बेहतर विकल्प आप लिख सकते हो, और आप बता सकते हो कि आने वाले समय में यदि
इसी तरह से सब कुछ चलता रहा, इसी तरह से DRDO कार्य करता रहा बिना किसी हस्तक्षेप के, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में DRDO भी इसरो के समकक्ष खड़ा हो सकेगा, इसरो के समकक्ष अपना स्थान बना सकेगा। इस तरह से एक बैलेंस अप्रोच यदि आप रखोगे तो एक बेहतर उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। उत्तर शेयर कैसे करना है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं आपको पता होगा, आजाद BPSC मोबाइल ऐप है, आजाद BPSC मोबाइल ऐप है, और आजाद BPSC मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद बैचेज के ऑप्शन पे जाइएगा, वहां पर जब क्लिक करोगे तो मांगेगा बैच कोड। बैच कोड में डालना है BPSC एग्जाम। क्या डालना है? BPSC एग्जाम बिना किसी स्पेस के, और जैसे ही BPSC एग्जाम आप डालते हो आप बैच से जुड़ जाओगे। यदि आप नहीं जुड़ पाते हो, ठीक है, और आज आप वीडियो देख रहे हो, पब्लिक होने के 2 से 3 दिन के अंदर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, निश्चित रूप से जो हमारी टीम है वो आपको जोड़ देगी। यदि तब भी नहीं जुड़ पाते हो, कोई समस्या आती है या टीम आपसे संपर्क नहीं करती, आप स्वयं टीम से संपर्क कर सकते हो और उनसे मेंस आंसर राइटिंग के बैच से जुड़ने के लिए निवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो बेहतर उत्तर कैसे लिखना है बता दिया गया। सभी अपना उत्तर शेयर करेंगे। आपको पता होगा प्रत्येक छात्र की कॉपियां चेक की जाती हैं और उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। तो बेहतर तरीके से उत्तर लिखना है। याद रखिएगा, ये समय दोबारा नहीं आएगा और समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समय पर किसी का भी जोर नहीं चलता है। स्वयं यदि ईश्वर भी चाहें तो भी समय को बदल नहीं सकते हैं, समय को रोक नहीं सकते हैं। तो ये जो समय जा रहा है बहुत ही कीमती है। सभी को यदि सफल होना है निश्चित रूप से, तो समय व्यर्थ नहीं करना है। हमें पूरा फोकस अपनी तैयारी पर करना है, अपनी ऊर्जा पर केंद्रित रहना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो निराश हो जाते हैं। जैसे प्रीलिम्स बहुत सारे लोगों का अच्छा नहीं हुआ था, हालांकि पेपर कैंसिल हो गया, तो निराश हो जाता है। तो निराश हमें नहीं होना है। ठीक है, हमें कभी भी हताश नहीं होना। हम जब तक हमारे जीवन में स्टूडेंट शब्द जुड़ा हुआ है तब तक, और उसके बाद भी लाइफ में यदि कभी भी हमें असफलता मिलती है तो उसको हमें असफलता के रूप में नहीं लेना है। उसको हमें ये समझना है कि जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक के लिए इन असफलताओं से आपको सीख लेना है। आपको ये समझना है कि इससे आपको कुछ सीख मिली है और उसको सकारात्मक दृष्टि से लेना है कि असफलता क्यों हुई, उन कारणों पे जाइए और फिर से मेहनत करिए, निश्चित रूप से सफल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बार बार गिरने के बाद भी उठने का प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। बहुत सारी कहानियाँ आपने इस तरह से मोटिवेशनल सुनी होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सभी को उत्तर लेखन लिखना है, उत्तर लेखन करना है। मेरा तो यही प्रयास है, आप जितना जुड़ोगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, देखो जब आप उत्तर लेखन करते हो, आप बिहार राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हो, तो हमेशा जो आपका उत्तर है उसका फोकस क्या होना चाहिए? बिहार राज्य विशेष में जिस तरह से जितने पैरा में पूछा जाता है, जितने अंक के प्रश्न होते हैं, जितने शब्द के लिखने होते हैं, हमेशा जो अपना उत्तर लिखना है उसी फॉर्मेट पे लिखना है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उत्तर लेखन बहुत अनिवार्य है। कहीं से भी, जरूरी नहीं आप मेरे साथ से करो, लेकिन कहीं भी जहां पर आपको BPSC के लिए सेपरेट अलग से उत्तर लेखन कराया जाता है, आप कहीं से जुड़ सकते हो। जरूरी नहीं आप हमारी भाषा को समझ सकते हो, हमारी भाषा को पसंद करते हो, यदि इसमें समस्या है आप कहीं से भी जुड़ जाओ, लेकिन उत्तर लेखन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और रही बात हमारे अपने आज़ाद BPSC चैनल के, यदि कार्यक्रम पसंद आता है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप लाइक, शेयर और एक कमेंट अवश्य करें, जो चीज़ आप करते नहीं हो लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब ये मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का कार्यक्रम निरंतर चलेगा। अब क्योंकि कहीं भी कोई अवकाश नहीं लेने वाला हूँ, तो चीज़ें अब आपकी रेगुलर रहेंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।